तो फाइनली आपकी जेई मेन की आंसर की आ चुकी है, ठीक है। एंड ये वो मोमेंट होता है ना जब जो इमोशंस होते हैं हमारे वो पीक पे चल रहे होते हैं। एंड जनरली इस टाइम पे दो टाइप्स के लोग होते हैं, एक तो वो जो आंसर की चेक कर लेते हैं, ठीक है, और देख रहे होते हैं कि क्या क्या गलतियाँ किया, और एक वो जो चेक ही नहीं करते। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने अपने टाइम पर दोनों साल 12th के टाइम पर भी और ड्रॉप के टाइम पर भी मैंने आंसर की चेक नहीं की थी। एंड उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये आता है, डेफिनेटली आपकी पर्सनल चॉइस होती है कि आप चेक करना चाहते हैं या नहीं चेक करना चाहते हैं। दूसरी जो चीज़ आती है वो ये आती है कि क्या वो चेक करने या नहीं करने में आप खुद को परेशान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है कि आप वो पीस रख पा रहे हैं, एट पीस रह पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आंसर की चेक नहीं की तो आप पूरा दिन कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं कि आंसर उनकी वेबसाइट नहीं चल रही है, पता नहीं मैंने क्या गलतियाँ करी होंगी, उन्होंने ये गलतियाँ बोनस में क्वेश्चन नहीं डाला, ये उन्होंने एनटीए वाले बहुत ऐसे चीटिंग कर रहे होते हैं ना कि कुछ क्वेश्चन उन्होंने पेपर में गलत पूछे होते हैं लेकिन वो अपना कुछ तो लॉजिक लगा करके कुछ एक फिक्स आंसर के साथ जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो वाली सिचुएशन है कि आप आंसर की चेक नहीं करने पर परेशान होते हैं तो ठीक है, डेफिनेटली जा करके करिए। बट आपको पता है कि आप चेक करने के बाद भी परेशान होने वाले हैं। हाँ, बट जो ये चीज़ होती है ना आंसर किया ना, वो जेई जर्नी में से एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है। जैसे पहले आपका सिटी इंटीमेशन आया, फिर आपका एडमिट कार्ड आया, फिर आपका जेई एग्जाम हुआ, फिर नेक्स्ट चीज़ होती है वो आंसर की आती है। तो जब थ्रू आउट द स्टेप आपने खुद को परेशान नहीं किया होता है तो आप इस स्टेप पे अपने आप को परेशान क्यों कर रहे हो? आपका जेई एग्जाम जैसा भी गया हो वो आपकी खुद की मेहनत है। अब आपके आंसर की आपको वैसे भी पहले से पता था कि आपने क्या क्या गलतियाँ करी हैं या फिर आपने कैसे कैसे पेपर दिया हुआ है। तो अब आपकी आंसर की आने से ऐसा क्या चेंज हो जाएगा जो पहले नहीं हुआ था, जो आपको पहले आपकी मेहनत का नहीं पता था? अभी अगर सबसे पहले तो जेई मेन 1 जब से पेपर दे करके आए हो तब से लेकर के आज वाले दिन तक देखो, ठीक है, अभी तक इतना परेशान हुए ही नहीं थे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं था कि आप जेई मेन में क्या करके आए हैं या फिर जेई मेन में आपकी किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है। तो अभी तक आप जब चिल वाले जोन में थे, चाहे पढ़ाई कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो अब जब आंसर की आ गए तो अब अचानक से परेशान क्यों हो जा रहे हैं? क्या ऐसा है कि हम रियलिटी से डर रहे हैं? क्योंकि अब अचानक से सामने से आ गए। अभी तक हम होप कर रहे थे कि होप फॉर द बेस्ट, कि शायद क्या पता जो तुक्के मारे वो भी सही हो जाएंगे, है ना, कि +4 मिल गया तो ऐसे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर इसी थॉट प्रोसेस के साथ आप जेई का एग्ज़ाम देने वाले हो तो एक्चुअली में तो कभी भी आप बिल्ड होने ही नहीं वाले हो। ये जेई के एग्ज़ाम देने का कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं, ना हो रहा है आगे। मैंने भी, मेरे साथ भी ये हुआ था। लाइक जब मैंने 12th के टाइम पे दिया था ना, तब मुझे डर लगता था आंसर की चेक करने के। सेम पॉइंट कि जब वो रियलिटी सामने आती है ना कि आपने ये गलतियाँ किया है, तो वो फेस करने की और उसको एक्सेप्ट करने की हमें हिम्मत नहीं होती। बट सेम चीज़ मैंने ड्रॉप ईयर में ये चेंज की कि नहीं, क्योंकि आपको अगर इम्प्रूवमेंट करनी है तो आपको पता करनी पड़ेंगी चीज़ें कि आपने गलतियाँ क्या की है, ठीक है। तो अभी अपने अगर डिस्कस करें कि जो सेकंड टाइप के लोग हैं जो आंसर की चेक कर लेते हैं एंड उसके बाद परेशान हो रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि मेजरली ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जो कभी मॉक में नहीं हुई, ठीक है, कभी ऐसे हमने सॉल्विंग में भी नहीं की, बट उस एग्ज़ाम प्रेशर के अंदर वो गलती हुई है। और वो एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा वो टफ हो जाता है और वो चीज़ बहुत हर्टिंग होती है, क्योंकि कभी नहीं हुई तो अचानक से एग्ज़ाम वाले दिन क्यों? हाँ, तो अब आंसर की चेक करने का जो सबसे बड़ा मोटिव आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको अपनी गलतियां पता करनी है। ऐसा नहीं कि आपको आपके मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, आपको अपनी परसेंटाइल कैलकुलेट करनी है, आपको रैंक वर्सेस कॉलेज वाले साइट्स पे जाके वो सारी चीज़ें करनी है। नहीं, आपको अपनी गलतियां पता करनी है कि आपने जेई मेन 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन में क्या क्या गलतियां करी, ताकि आप वो चीज़ें जेई मेन 2 में या फिर आगे आने वाले मॉक टेस्ट में रिपीट ना करो। आपकी जर्नी ख़त्म नहीं हो गई है जेई मेन 1 के बाद, तो अभी भी जो जो हमने चीज़ें करी हैं ये एक डिफाइनिंग मोमेंट था, डेफिनेटली था। क्योंकि अभी तक इससे पहले अगर मॉक्स दिए हैं और उसके बाद फिर जेई मेन 1 का एग्ज़ाम दिया, उसमें डिफरेंस रहा है, हमेशा रहेगा, कभी भी सेम हो ही नहीं सकता है किसी भी केस में। तो जब आप उस प्रेशर में जा कर के पेपर दे करके आए हैं, एक एक्सपीरियंस ले करके आए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उससे लर्निंग्स लें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उससे लर्निंग्स लेना सीखें और फिर उसको अप्लाई करें। ऐसा इस चीज़ का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला है अगर आप इसको जस्ट एक मॉक की तरह ऐसे ही निकाल दें, इससे कुछ भी नहीं सीखें और फिर उसके बाद 0 से स्टार्ट करें फॉर जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट। बिल्कुल नहीं होता ऐसे भी। हाँ, बिकॉज जेई मेन इज नॉट अनदर मॉक, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ मॉक जिसमें आपने अपने आप को बिल्ड किया है। और आपको ऐसा नहीं करना है कि अब आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए आप अपने आप को 0 से बिल्ड कर रहे हैं, वो नहीं पॉसिबल है आपके लिए। आप अपने जितनी इंप्रूवमेंट लास्ट के 2 हफ्तों में करी थी जेई मेन से पहले, वो इंप्रूवमेंट 0 नहीं हो जाएगी अभी आपकी। तो अभी आपको क्या करना है ना कि आपकी जो आंसर की आई होगी उसको प्रॉपरली अगर आप चेक कर रहे हो तो आप चेक कर लो, आपका डिसीजन होगा आप चेक करना चाहते हो नहीं चेक करना चाहते हो। बट जब भी आप आंसर की चेक करोगे
तो डेफिनेटली आप प्रॉपर मेथड के साथ जाओगे, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि एनटी ने क्वेश्चन कोड वाइज दिया था, मतलब कि क्वेश्चन कोड के थ्रू उसने किया था, एंड वो सीरियल वाइज वो था, एंड हमने जो आंसर की अटेम्प्ट करी थी वो सीरियल वाइज नहीं थी, तो बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनके सारे आंसर गलत हैं, जिगजैग आंसर मैच हुए थे। इसलिए आपको बहुत ही सीक्वेंशियली और बहुत ही सीक्वेंस वाइज वो चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि आपको अगर आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है तो आपकी आंसर की भी फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, आपको आंसर कोड वाइज चेक करना होगा, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इस चीज़ में। ये श्योर है कि जब आपने मिस्टेक्स किए हैं और आप वो देख रहे होगे ना, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी, क्योंकि वो फीलिंग होती है कि हम नहीं होते हैं चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी, कि हमें नहीं पता होता कि हमने किया होगा, बट जब वो आ रही है सामने से तब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। है कि वो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन खुद को समझाना पड़ेगा कि ठीक है, ये गलती है जिसको बेसिस पे मुझे अभी इम्प्रूव करना है। सारी की सारी ग्रोथ कंफर्ट के बेसिस पर नहीं हो जाएगी ना। एंड दो चीज़ें, अगर आप आंसर की चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों केसेस में जो एक टास्क आपका बनता है वो ये बनता है कि आप बैठ करके अपने उस 3 घंटे को जो आप जेईई मेन में दे करके आए हो उसको बैठ करके आप एनालाइज करेंगे। ठीक है, आपका उसमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसा था, आपका ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट कैसा था, कि आप स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे थे नहीं, आप टाइम मैनेज कर पा रहे थे नहीं, आपका फोकस, आप मैनेजमेंट उसमें कंट्रोल्ड थे या नहीं थे। ये सारी की सारी चीज़ें आपको उस दिन उस 3 घंटे को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। डजेंट मैटर कि आप आंसर की चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आंसर की चेक करने का पर्पस भी वही होता है कि आप उन 3 घंटों को और अच्छे से एनालाइज कर पाए। हाँ, और अगर आप आंसर की चेक कर रहे हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, जिसमें आपको पोटेंशियल स्कोर क्या था जो आपके आंसर के आने से पहले आपको लग रहा था, एंड आंसर की आने के बाद जो आपका एक्चुअल स्कोर बन रहा है, या फिर जो भी आपके एरर्स वगैरह हैं उसको हटाकर आपका जो स्कोर बन रहा है उसको आप लिखोगे गूगल फॉर्म में, ताकि हम आपके लिए एक प्रॉपर एनालिसिस ला पाएँ जिसकी जो आपका पोटेंशियल स्कोर होता है और जो आपका एक्चुअल स्कोर होता है उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है यहाँ पर। एंड इसमें एक चीज़ जो रहती है वो ये रहती है कि आप खुद से ऑब्जर्व करोगे कि आंसर की आने से पहले तक जो भी आप अपने पेपर का एनालिसिस कर रहे थे वो कितना इमोशन बेस्ड जा रहा था, वो कितना आप एकदम ऐसे ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर के सोच ले रहे थे कि हाँ ये भी अगर सही हो गया बाय चांस तो +4 हो जाएगा और फिर मेरा इतना स्कोर आ जाएगा। और फिर जब आंसर की आती है तब रियलिटी हिट करती है, रियलिटी हिट करने की वजह से ही अभी आप लो फील कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल यही एक है कि इसको बहुत बड़ी चीज़ नहीं बना देना है। हाँ, डेफिनेटली जो जेईई मेन 1 का प्रोसेस होता है उसमें आंसर की एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आपका एक्चुअल स्कोर क्या हो सकता है, मतलब कुछ एरर्स को हटाने के बाद। तो डेफिनेटली वो होता है, बट ये इतना भी बड़ा नहीं है कि आप अपने आप को परेशान करो, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं था कि आप पेपर में कैसी कैसी गलतियाँ करके आए हो, क्योंकि आपने सारे लोगों ने चेक कर ही लिया होगा कि आप कैसे कैसी गलतियाँ करके आए हो, और अगर आपने नहीं चेक किया तो आप आंसर की भी नहीं चेक करने वाले हो। तो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ में, ना ही आंसर की के बारे में से क्रिब करने के लिए कि इन्होंने ये मार्क कर दिया, इनके आंसर की में ये है, ये लोग सिंसियरली क्यों नहीं करते, ये सब में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और उसके बावजूद दूसरा आगे आपको वो कि इतनी परसेंटाइल आई है तो कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कितनी रैंक आ सकती है, ये सारी कैलकुलेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चुप करके अपनी पढ़ाई पे वापस आइए, एक्शंस पर लगिए, आपका जो मेन एक पर्पज़ है ना उसके लिए कंटिन्यू करते रहिए, काम करते रहना। हाँ, और डेफिनेटली आप अगर आपकी शिफ्ट में कोई एरर्स आपको लग रहे हैं तो आप उसको भी कमेंट डाउन कर दीजिएगा, ताकि जो भी शिफ्ट में एरर है हम उनको कैलकुलेट करके आपको बता पाएँ। हाँ, वो सॉर्टेड है। ओके, तो परेशान नहीं हुए, अपने एक्शंस पे फोकस करिए, वो हमेशा हमेशा प्रायोरिटी होना चाहिए। और फोकस करना है कि जो मिस्टेक्स इस अटेम्प्ट में किया वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में रिपीट नहीं होने दोगे, बस इस पे फोकस करके, क्योंकि आप अपने जो वो इमोशंस है ना जिसमें आपको लग रहा है कि आप लो फील कर रहे हो, उसको अपनी एनर्जी बनाओ ना कि ये इस बार हो गई या अगली बार मैं नहीं होने दूंगा, और ऐसे चलो एंड उसको एज अ फ्यूल यूज़ करो और कन्वर्ट करो अपने एक्शंस के अंदर। बिल्कुल ठीक है, ख्याल रखो अपना, ऑल द बेस्ट। ठीक है।